Hello students, I am Raghubir Singh. Today we are going to learn chapter 1 in the history of ninth class. Before going into the chapter, we are going to see this world map. Why we are seeing this world map? Because the chapter is all about France and its revolution, that is French Revolution. So before entering into the French Revolution or before starting the chapter, we must know where the France is located in the world map. First of all, we are going to zoom this map and I am going to circle it. You see here in the circle, France is located in the map of world. Now, coming to the topic. Chapter 1, French Revolution. The name itself indicates this chapter is all about the revolution of France or French Revolution. Revolution जो वर्ड है, जो शब्द है, उसका अर्थ ये होता है कि जब किसी निरंकुश और दमनकारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध उस देश की जनता जो है विद्रोह करे, वो सड़कों पर आ जाए और एक विशाल जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर ले, तो हम कहते हैं कि इस प्रकार की जो घटना होती है उसको हम क्रांति कहते हैं। इसी प्रकार की घटना की शुरुआत फ्रांस में हुई और ये आगे चल के फ्रांस की क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हुई, विश्व में प्रसिद्ध हुई। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके फ्रांस पे बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, फ्रांस में उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए और उसका विश्व इतिहास पे क्या परिणाम हुआ, वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका क्या चेंजेस हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले समझेंगे कि ये घटनाएं कैसे हुई और इसका अंत क्या हुआ, फिर उसके बाद में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो फ्रांस की जो क्रांति है, द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, स्टार्ट होता है एक घटना से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई सन 1789 की सुबह, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, उस पेरिस शहर में फ्रांस के राजा ने अपनी सेना को प्रवेश करने का आदेश दिया। जब फ्रांस के राजा ने सेना को शहर में प्रवेश करने का आदेश दिया तो पूरे पेरिस शहर में एक अफवाह फैल गई। रूमर्स स्प्रेड इन द कंप्लीट सिटी ऑफ पेरिस। व्हाट वाज द रूमर? द रूमर वाज दैट द किंग विल ऑर्डर टू शूट आउट द पीपल, यानी कि राजा आदेश देने वाला है कि जनता पे गोलियां चलाने का आदेश राजा देने वाला। ऐसी अफवाह पूरे शहर में फैल गई। इस अफवाह का रिएक्शन ये हुआ कि सम 7,000 मेन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। करीब 7,000 स्त्री और पुरुष फ्रांस के मशहूर टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गए और उन्होंने एक जनसेना बनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक जनता की सेना बनाने का निश्चय किया। इस सेना को हथियारों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हथियार प्राप्त करने के लिए, यानी वेपन्स प्राप्त करने के लिए, वहां की बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, यानी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, उन बिल्डिंगों में तोड़फोड़ की और उनको ध्वस्त कर दिया और वहां पे लूटपाट की। इसी कड़ी में पेरिस शहर के ईस्टर्न साइड में एक किले में एक जेल स्थित थी, जिस जेल को बेस्टिल की जेल से के नाम से जाना जाता है।
उस जेल को भी इन जन सेनानियों ने ध्वस्त कर दिया और वहाँ का जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ था उस जेल का, बेस्टिल की जेल का, उसकी हत्या कर दी गई। और वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे यानी कि जो कैदी थे उन सबको स्वतंत्र कर दिया गया, आज़ाद करा दिया गया। इनफैक्ट वहाँ पे ओनली 7 प्रिजनर्स उस वक्त थे, मात्र 7 कैदी उस वक्त जेल में बंद थे। इस घटना के बाद भी आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ समय तक फ्रांस में छोटी मोटी घटनाएं होती रही, यानी कि पेरिस में और ग्रामीण इलाकों में, कंट्री साइड, इन इलाकों में छोटे छोटे दंगे होते रहे। और ये इसी प्रकार आगे चल के एक बड़ी क्रांति का इन्होंने रूप ले लिया, ए बिग रिवॉल्यूशन, जिसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस रिवॉल्यूशन का परिणाम इस प्रकार हुआ, एंड इसका इस प्रकार हुआ कि फ्रांस के राजा को उसकी राजगद्दी से हटना पड़ा, उसको उसकी गद्दी से हटा दिया गया। द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, ये उसका परिणाम हुआ। लेकिन जब ये घटना 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट हुई थी, उस समय फ्रांस में किसी को ये अनुमान नहीं था, या नोबडी प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी एंटिसिपेटेड दैट, कि इसका परिणाम इतना विध्वंसक हो जाएगा कि फ्रांस में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी और पूरा का पूरा फ्रांस का जो समाज है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम चलेंगे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन पार्ट है उस पर। लेकिन उस पर जाने से पहले हमारे पास एक पिक्चर अवेलेबल है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। मैंने अभी आपको बताया कि जो बेस्टिल की जेल पे जन सेनानियों ने हमला किया, उस पर अटैक किया और उस जेल को ध्वस्त कर दिया। ये ध्वस्त होने के बाद में उस जेल का फ्रांस के चित्रकारों ने कुछ इस प्रकार से चित्रण किया, यानी जो चित्रकार थे उन्होंने उसका इस प्रकार से उसका चित्रण किया है। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टिल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कॉमेमोरेटिंग दिस इवेंट। नाउ come to the main topic, France and its revolution। अब जो है फ्रांस एंड इट्स रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस और उसकी राज्य क्रांति, इस चैप्टर में हमको 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत 6 टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी। वो जो 6 टॉपिक्स है उसी के अंदर ये पूरी फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, वो हमको समझनी है, उसी में इसको समझाई गई है। वो क्या क्या 6 टॉपिक्स है हम देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सेकंड है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। थर्ड है फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फोर्थ है डिड वीमेंस हैव अ रिवॉल्यूशन, क्वेश्चन मार्क है, इस पे प्रश्न पूछा गया है। The abolition of slavery is 5th one, and last but not least, the revolution and everyday life. I am going to explain you all these topics one by one. Today we are going to start the topic number 1, French society during the late 18th century. Before entering into the topic, there are some words which are difficult words you must know before entering the topic. First word is livre. livre यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। उस समय जो लिवरे जो था वो फ्रांस की करेंसी का एक यूनिट था, यानी फ्रांस की करेंसी थी। ठीक है, डिसकंटिन्यूड इन 1794, जिसको सन 1794 में बंद कर दिया गया, यानी उसके स्थान पे न्यू करेंसी एडॉप्ट कर ली गई थी। सेकंड वर्ड इज क्लेर्जी। क्लेर्जी का मतलब होता है द पीपल वो रिसाइड्स इन द चर्च, यानी जो लोग चर्च में रहते थे और जो पूजा पाठ के काम करते थे, हॉली फंक्शंस जो लोग करते थे, वो लोगों को क्लेर्जी कहा जाता था। थर्ड है टिथ। टिथ का मतलब होता है अ टैक्स लेविड बाय द चर्च। चर्च जो था वो जनता के ऊपर एक प्रकार का टैक्स लगाता था, एक टैक्स चार्ज करता था,
उस टैक्स को कहा जाता था टिथ। कॉम्प्रोमाइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी जो भी किसान अपने खेत में अन्न उगाता था और जितना अन्न उत्पन्न होता था उसका 1/10, यानी कि सपोज 10 kg राइस अगर किसी किसान के खेत में ग्रो हुआ है तो उसमें से 1 kg विल टेक बाय द चर्च एज ए टिथ है। ठीक है। नाउ टैली, ये एक और प्रकार का टैक्स है जो डायरेक्ट स्टेट को जाता था, यानी वहाँ फ्रांस की जो स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर वहाँ का जो राजा था उसके पास जनता को डायरेक्टली पे करना पड़ता था। नाउ एंटरिंग इनटू द टॉपिक, इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली, यानी कि सन 1774 में लुई 16 यानी लुई 16 जो बॉर्बन फैमिली का था वो फ्रांस का राजा बना, यानी वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। एट द टाइम ही बिकेम किंग ही वॉज ओनली 20 years ओल्ड, जब वो फ्रांस का राजा बना उस वक्त मात्र 20 वर्ष का था। उसके बाद में किंग मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट, यानी उसके बाद में उसका विवाह हुआ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनी से। ठीक है। लुई 16 जब राजा बना उस समय फ्रांस का जो राज्य का जो खजाना था वो बिल्कुल खाली था। ही गॉट एन एम्प्टी ट्रेजरी, यानी फ्रांस वॉज फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम दैट टाइम, उनके पास पैसों की सख्त कमी थी। पैसों की सख्त कमी या फिर आप कह सकते हो एम्प्टी ट्रेजरी के कुछ कारण थे। कुछ कारण इस प्रकार से थे, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो वर्साइल्स का जो महल था जहाँ पे राजा और उसका परिवार रहते थे, यानी द किंग एंड द रॉयल फैमिली, वो लोग रहते थे, उसके मिनिस्टर्स जो थे, मंत्री जो थे, और उसका कोर्ट था यानी उसका जो दरबार था उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था। इसके अलावा जो रॉयल फैमिली के लोग थे वो लोग बहुत ही लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करते थे, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ वो लोग जीते थे। इसके कारण वहाँ का खजाना धीरे धीरे क्या होता गया, खाली होता गया। इसका एक और रीज़न है फ्रांस का जो खजाना खाली होने का, फ्रांस जो है कंटिन्यूसली वार्स में फंसा हुआ था, यानी वो लगातार युद्धों में फंसा हुआ था, वो लगातार युद्ध करते जा रहा था। ये भी एक कारण था कि फ्रांस का जो ट्रेजरी था वो बिल्कुल एम्प्टी था। डेप्ट $1 billion to $2 billion ड्यू टू अ वार, युद्ध के कारण उसका जो खजाना था, उसका जो कर्ज था वो 1 बिलियन लीवर से 2 बिलियन लीवर्स तक पहुंच चुका था। अच्छा, उसमें और एडिशन हो गया, तब एडिशन हो गया जब फ्रांस का जो दुश्मन था ब्रिटेन, उसके अमेरिका में 13 कॉलोनीज थे, यानी ब्रिटेन जो था उसने अमेरिका को गुलाम बना रखा था और अमेरिका में उसके 13 उपनिवेश यानी 13 कॉलोनीज थे। ठीक है। फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका के साथ मिलके उन 13 कॉलोनीज को फ्री करवा दिया, उनको स्वतंत्र करवा दिया। ठीक है। तो ये भी एक युद्ध था जो फ्रांस को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना पड़ा उन 13 कॉलोनीज को फ्री करवाने के लिए। इसके कारण भी फ्रांस का जो कर्जा था वो और बढ़ता गया। इसका परिणाम ये हुआ, लेंडर्स चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। धीरे धीरे जो ज़्यादा कर्ज जब फ्रांस के ऊपर चढ़ गया तो 10% उसका इंटरेस्ट जो था वो चार्ज फ्रांस को करना पड़ रहा था उन लोगों को जिनसे फ्रांस ने लोन्स लिए थे या जिन लोगों ने फ्रांस को उधार पैसा दिया था। टू मीट डेली एक्सपेंसेस इंक्रीज टैक्सेस, डेली एक्सपेंसेस यानी जो रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं या फिर जो डेली फ्रांस के शासन को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते थे वो भी फ्रांस की गवर्नमेंट के पास नहीं थे, किंग के पास नहीं थे, तो उसने उनकी पूर्ति करने के लिए भी टैक्सेस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी टैक्स बढ़ा दिए। अब आगे चलते हैं। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स, जो हमारा मेन टॉपिक है सोसाइटी का।
फ्रांस का समाज 18th सेंचुरी के अंदर 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। कितने एस्टेट्स में? 3 एस्टेट्स में। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। और सबसे बड़ी बात जो थी, जो सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो लोग थे उनको ही टैक्स पे करना पड़ता था। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। और जो एस्टेट्स के ज़माने में जो समाज था वो फ्यूडल सिस्टम, वो जो था वो फ्यूडल सिस्टम के ज़माने का समाज था, यानी कि जो मिडिल एजेस में यानी मध्यकाल में फ्रांस में जिस प्रकार का समाज हुआ करता था उसी प्रकार का समाज इस 18th सेंचुरी में फ्रांस में व्याप्त था। ए सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। अब हम देखेंगे कि जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसका जो समाज था जिन 3 वर्गों में बटा हुआ था, उन 3 वर्गों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि वो कौन से 3 कैटेगरीज थे, 3 एस्टेट्स थे जिनमें फ्रांस का समाज बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट क्लेर्जी। फर्स्ट एस्टेट में कौन थे? क्लेर्जी। क्लेर्जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोग चर्च में रहते थे या चर्च में पूजा पाठ का काम करते थे। सेकेंड एस्टेट में वो लोग थे नोबिलिटी, जो राजा के मंत्री थे या राज परिवार के सदस्य होते थे, उनको कहा जाता था नोबिलिटी, रॉयल मेंबर्स। थर्ड एस्टेट के अंदर 3 वर्ग थे, 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट कैटेगरी में थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा, यानी कि ये लोग कुछ अमीर थे। ठीक है। सेकंड में आ गए पीजेंट्स एंड आर्टिशंस, यानी किसान और कलाकार। थर्ड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स। स्मॉल पीजेंट्स यानी छोटे किसान, लैंडलेस लेबर जिन मजदूरों के पास ज़मीन नहीं होती थी, वो सर्वेंट्स यानी नौकर। ठीक है। इसमें एक और बात नोट करने लायक ये है कि नोट दैट विद इन द थर्ड एस्टेट सम वर रिच एंड अदर्स पुअर। जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड एस्टेट स्टार्ट करने से पहले कि जो ए वाला पार्ट है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एंड एट, ये जो थे वो क्या थे? अमीर थे। और जो बाकी के जो 2 वर्ग थे जिसको बी और सी में हमने स्टडी किया, वो लोग पुअर थे, गरीब थे। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रांस की जो थी समाज रचना 18th सेंचुरी के एंड में चल रही थी। आगे चलते हैं। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। फ्रांस की जो जनसंख्या थी उसमें से 90% यानी 90% जो भाग था वो किसानों का था। ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स एंड चर्च एंड अदर रिच मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। जो फ्रांस की लैंड थी उसका 60% जो पार्ट था वो किनके अधिकार क्षेत्र में था? उसके मालिक कौन थे? नोबल्स थे, चर्च थे और थर्ड एस्टेट के जो अमीर लोग थे उनके पास था। यानी जो किसान 90% जो पॉपुलेशन थी उन सभी के पास खुद की ज़मीन नहीं थी। वो लोग क्या करते थे? दूसरों की ज़मीनों में खेती करते थे। ये जो नोबल्स थे इनकी ज़मीन में खेती करते थे, चर्च की ज़मीन में ये लोग खेती करते थे। ठीक है। द क्लेर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ये जो क्लेर्जी और नोबिलिटी, ये जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे उनको उनके जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिल जाते थे जिनको प्रिविलेजेस कहा जाता है, यानी विशेषाधिकार कहा जाता था। लाइक एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेस, जैसे कि टैक्स में छूट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। ये जो नोबल्स थे उनको और भी कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि फ्यूडल ड्यूज, जो उनको कहाँ से कलेक्ट करते थे? वो लोग किसानों से वो भी वो लेते थे। पीजेंट्स वर ऑब्लिज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड्स। जो किसान थे वो क्या करते थे? उनको जो नोबल्स थे उनके यहाँ पे क्या करना पड़ता था? घरों में नौकरी करनी पड़ती थी, उनके खेतों पे काम करना पड़ता था। इसके अलावा जब सड़कें बनाई जाती थी या कोई दूसरे प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उसमें भी उन लोगों को काम करना पड़ता था, किसानों को। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथीज। चर्च भी एक प्रकार का टैक्स वसूल करता था जिसको टिथी कहा जाता था, जो किसानों से लिया जाता था फ्रॉम द पीजेंट्स। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। इसके अतिरिक्त जो थर्ड एस्टेट के लोग थे
उनको राज्य को यानी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको उन लोग डायरेक्टली पे करते थे। इन द लास्ट वन पिक्चर इज गिवन, द इमेज इज द स्पाइडर एंड द फ्लाई। ये जो इमेज है वो है स्पाइडर और फ्लाई की। किसकी इमेज दी गई बेटा आपको? स्पाइडर एंड फ्लाई की इमेज दी गई है। इसमें एक व्यक्ति जो है चेयर पे बैठा हुआ है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके सामने खड़ा है। चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति इस चीज़ का प्रतीक है कि वो स्पाइडर है, और सामने खड़ा हुआ व्यक्ति इस चीज़ का प्रतीक है कि वो फ्लाई है, यानी मक्खी है। एक हो गया मकड़ी और दूसरा हो गया मक्खी। यानी कि ये एक है किसान और दूसरा है नोबल। ये अमीर व्यक्ति इस गरीब व्यक्ति का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मकड़ी है अपने जाल में फांसने के बाद में मक्खी का क्या करती है? शोषण करती है, उसका ब्लड क्या कर लेती है? सक कर लेती है। इसी प्रकार से ये जो नोबल्स थे ये क्या करते थे? इन गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे, इनका शोषण करते थे। इसीलिए इमेज दी गई है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। थैंक यू।